इसमें क्या है कि आहार और पौष्टिकता का अर्थ समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि पौष्टिकता से मतलब ये हो जाएगा कि आपका अलग अलग तरीके से समझेंगे कि आहार और पौष्टिकता। तो अगर आहार की बात की जाए तो आहार क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आहार देखिए कई प्रकार से होते हैं और कई प्रकार से उनको जो है उनका ग्रहण किया जाता है, उनका हम सेवन करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहेंगे कि भूख मिटाने के लिए जो भी भोजन किया जो भी खाते हैं उसे आहार का रूप दे दिया जाए। जैसे कि क्या है कि भूख मिटाने के लिए हमने क्या किया, कुछ भी खा लिया भोजन पदार्थ के रूप में। जैसे आदिकाल से पहले हमारे कच्चे भोजन का उपयोग करते थे, खाते पीते थे। और वही पौष्टिकता की बात की जाए तो क्या है कि किस प्रकार का आहार हम खाएं जिससे क्या है कि हमारे शरीर की जितने भी जरूरतें हैं, यानी कि जो भी हमारा शरीर अगर हम जीवित हैं तो उसके लिए भी क्या है कि ये ऊर्जा है और भी चीज़ें हैं कि अगर हम जिंदा खड़े हैं यहाँ पे तो कभी कभी क्या हो रहा है कि हमारी मसल्स में टूट हो रही है, फिर हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए। हम डेली वर्क भी करते हैं, चल रहे हैं, या फिर क्या है कि मेन तो क्या है कि खाने पीने के लिए ही पेट भरने के लिए इंसान क्या करता है, घर से बाहर निकल रहा है भूख मिटाने के लिए। अगर भूख ही न लगे पेट में तो क्या होगा कि कमाने का कोई इच्छुक होगा नहीं होगा। सिर्फ गाड़ी घोड़े ये सब क्या है कि वो हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन मेन क्या है भूख मिटाना। क्या हर एक प्राणी जितना भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, आपका मनुष्य है, तो क्या है भूख उनकी जो है लगती है पेट में, उसको मिटाने के लिए क्या है कि वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो आहार की बात करते हैं तो क्या करें, भूख मिटाने में जो आहार हम करते हैं ग्रहण करते हैं उसको हम आहार का रूप देते हैं। लेकिन पौष्टिक क्या कहते हैं, अगर पौष्टिक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या चीजें आ जाएंगी कि किस प्रकार का, जिसमें क्या है कि आहार में सारे मिनरल्स आपके प्रोटीन विटामिन हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वसा, इन सब चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर की हमारे शारीरिक और मानसिक जो भी चीजें हैं उनके डेवलपमेंट में या फिर रोग में जो भी आवश्यकता होगी उसकी प्रतिपूर्ति हो पाएगी। तो आहार की बात की जाए तो आहार भी कितने रूपों में बांट दिया गया है। संतुलित आहार आपका आ जाता है। देखिए यही से ही बातें निकल के आ जाएंगी, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। दो पार्ट में बांट देते हैं जिसमें संतुलित और असंतुलित में। तो संतुलित आहार कौन सा आहार होता है कि वो आहार जिसमें क्या है कि सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों विद्यमान हो, वहां पर क्या होगा आपका संतुलित आहार होगा। यानी कि इस प्रकार का आहार जिसमें क्या है कि हमारे जो भी आपके ये चीजें हो जाएंगी, जैसे कि आपका प्रोटीन हो जाएगा, पौष्टिक आहार ये हो जाएगा, वसा हो गई आपकी, विटामिन हो गए आपके, और क्या चीज आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका, और क्या चीजें आ जाएंगी, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इत्यादि। इन सारी चीजों का जो है समावेश जिसमें होगा वो कौन सा आहार कहलाएगा, संतुलित आहार। यानी कि ये सारी पौष्टिक तत्व इनमें पाए जा रहे हैं। अब असंतुलित आहार की बात अगर करते हैं तो असंतुलित का मतलब ही यही हो जाएगा जिसमें क्या है संतुलित ना हो, संतुलन ना हो, असंतुलित हो, यानी कि ये चीजें ना मिल रही हो। क्या है कि भूख मिटाने के लिए क्या है कुछ भी खा ले। जिस प्रकार से यहाँ पे अंतर एक बताएंगे कि मान लीजिए कोई शारीरिक वर्क करने वाला इंसान हो, कृषक है, लेकिन किसान कैसा भोजन खाता है, उसको सिर्फ क्या है कि इतनी एनर्जी चाहिए जिससे क्या है कि तुरंत उसको जो है उसको पावर मिल सके उसके शरीर को, जिससे क्या करे कि वो अपना वर्क जो है आसानी से कर सके। लेकिन क्या है यहाँ पर वो किस कार्य को कर रहा है, शारीरिक कार्य को ज्यादा कर रहा है, शारीरिक कार्य को ज्यादा बल दे रहा है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक आईएएस की बात कर ले, या फिर आपकी ये क्या कहते हैं पीसीएस की बात कर ले, या फिर आपके लिए प्रधानमंत्री हो गए, या फिर मंत्री हो गए, जो भी हो गए, या फिर इंजीनियर डॉक्टर, जो भी आप यहाँ पे ले लेंगे। तो इनको किस प्रकार का भोजन चाहिए, ये किस प्रकार का वर्क करते हैं, मानसिक वर्क करते हैं। यानी कि फिजिकली इनको इतना वर्कलोड नहीं पड़ता है जितना किसान हो गया, लेबर हो गया आपका, कुम्मा ईटा उठा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि जो है खेतों में हल चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। और ये सारी चीजें से क्या हो रहा है उनको शारीरिक जो वर्क है वो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। और इन लोगों को क्या है कि मानसिक रूप से कार्य करना पड़ रहा है। तो ये लोग कैसा भोजन करेंगे,
इनको इस प्रकार का भोजन दिया जाएगा जिसमें क्या है कि सभी प्रकार के पौष्टिक आहार विद्यमान हो। यानी कि इन लोगों को ऐसा भोजन दिया जाएगा जिसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, एनर्जी, ऊर्जा, ये सब चीजें ज्यादा प्राप्त हो, ये सब हो जाता है। लेकिन इनमें क्या चाहिए, इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज और चाहिए, बल्कि वसा का सेवन यदि करेंगे और ये कम से कम करेंगे। ठीक है, तो कितना अंतर इसमें समझ में आ गया कि आहार क्या होता है पर्टिकुलर। उसके बाद में क्या है कि अब हम आहार में जो संतुलित आहार दिया गया है इसमें भी अगर प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है, कि यहाँ से क्या है कि डाइट प्लान बना के चलते जो भी न्यूट्रिशनल होता है वो क्या करता है कि बल्कि यही कार्य होता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, किसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कहाँ पे विटामिन की आवश्यकता होगी, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, या तो प्रोटीन किन यौगिकों से मिलकर बना हुआ, वसा जो है किसमें जो है वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम से आवश्यकता होती है, विटामिन का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, शरीर लेवल का क्या है। अब इन सबको पढ़ेंगे, यही से क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे बताया कि संतुलित आहार क्या है, कि तो इसकी डेफिनेशन एक लाइन में पूछ लेंगे, संतुलित आहार किस प्रकार का आहार है, तो जहाँ पे ये लिखा होगा जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व विद्यमान है जो कि हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन को बनाए रखें, वो उनके विकास या वृद्धि में सहायता करे, तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इन चीजों को पढ़ते हैं इसके आगे। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं उसमें कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं कि क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। इसका सबसे बड़ा रोल आप लोगों को भी पता है कि इसका सबसे पहला कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि क्या है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तभी कहा जाता है कि बहुत कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करिए अगर आप इतनी फिजिकली मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद में क्या आता है कि इसमें एक चीज और आता है कि यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसकी किन किन यौगिकों के मिलने से बनता है। तो ये किस किस के मिलने से बनता है, यौगिक कौन कौन से हैं इसके, आपके हाइड्रोजन और इसके बाद में आ जाएगा ऑक्सीजन। इन यौगिकों के मेल से जो है इसका निर्माण होता है, ये यौगिक होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से कि यहाँ पर क्या है कि इसका कुछ जगह पे क्या है कि इनको वर्गों में बांट दिया गया है कि कौन कौन से वर्ग के लोगों को किस किस प्रकार का करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो एक चीज और इसमें देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ये जितने पॉइंट बता रहे हैं सारे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना मिलेगा आपका, 1 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट में जो है अगर कैलोरी की बात की जाए तो आपकी ऊर्जा कितनी आएगी, 4 कैलोरी ऊर्जा की बात आ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत कि क्या है कि 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इतनी चीजें इसके क्वेश्चन से जो रिलेटेड है वो बता दिया है। इसमें क्या चीजें हैं कि आपको एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जैसे कि बोल दिया जाता है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा सोर्सेस आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि गेहूं हो गया, समझ ही लीजिए पता चल जाएगा, गेहूं, शक्कर हो गया आपका, और आपका ये जितने अनाज होते हैं इनसे हो जाता है, जौ हो जाता है, गन्ना हो जाता है, हैवी जो भी होता है वो उससे जो है इनकी प्राप्ति होती है। चलो लिख भी लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि कुछ लोग नए हों तो गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, और क्या हो जाएगा, गन्ना हो गया, शक्कर हो गई, और इत्यादि इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो क्या है कि हैवी थोड़ा सा ऊर्जा वाली प्राप्ति देंगे। आलू हो गया। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज और समझेंगे कि इसकी जो है कि कार्बोहाइड्रेट के विकार से क्या होता है, फिर रिक्ता से क्या होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब कोई बीमार हो जाता है, बेहोश होता है, तो उसको ग्लूकोन-डी का घोल पिला देते हैं, इसीलिए पिलाते हैं कि उसको तुरंत एनर्जी मिल जाए। तो इसके विकार की बात की जाए तो विकार में एक ही चीज आएगी कि ज्यादा सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, और अगर इसका सेवन बहुत कम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर क्या होगी
की क्षमता खत्म होने लगेगी ऊर्जा की, और क्या होगा कि चक्कर आके गिरने लगेगा इंसान, ये चीजें आएंगी। तो इसकी अधिकता और कमी दोनों से जो है प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको एक उसमें लीजिए। उसके बाद आप आइए वसा। वसा भी क्या करता है, ये भी ऊर्जा देता है, इससे भी क्या होता है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा का भी सीधी सी बात है कि वसा क्या ऑयल है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, तो इसमें जो है क्या कहते हैं कि दूध, मांस, मछली, घी, मूंगफली आदि से इससे इसकी प्राप्ति होती है। और कार्य इसका बता ही चुके हैं कि क्या होता है कि इसका कार्य भी क्या है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो ये चीज ध्यान देंगे, किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि किसके किसके मिलने से बना हुआ है। फिर वसा के लिए और चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है कि यह क्या होता है कि इसमें क्या है कि वसा क्या है कि जल में अघुलनशील होता है। ये तो अंडरस्टूड की बात है कि वसा क्या है कि ऑयल है भाई, एक तरीके से ऑयल ही मान लेते हैं इसको। तो क्या होगा कि जल में तो ये जल बड़ा होगा तो वसा की बूंदे ऑयल डालिए तो ऊपर क्या है तैरता रहेगा, लेकिन घुलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वसा बताइए जल में क्या है, घुलनशील है या अघुलनशील है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अघुलनशील है। अघुलनशील लिख लीजिए, पता चल जाएगा कि किसमें है, तो अघुलनशील जल में ही अघुलनशील है। ठीक है। उसके बाद है वसा के बारे में कि इसमें भी अब पूछ लेता है कि ये क्या कार्य क्या करती है। तो अभी इसका बताते हैं कि कार्य क्या है, वसा क्या है, ज्यादा इसका ज्यादा सेवन किया तो क्या हुआ, मोटापा बढ़ गया। और ठीक उसी प्रकार से क्या कि वसा देखिए, जैसे ये हमारी जो शरीर की चर्बी होती है, ज्यादा वसा सेवन करते करते क्या करती है, इसी पे ये एकत्रित होते रहते हैं। जो फैट जमता है वो क्या होता है कि वसा के कारण ही फैट जमा होता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑयली चीजें का सेवन कम करना चाहिए। अगर उस फैट को हमने घटाया नहीं तो क्या होगा कि अनेकों बीमारियों का घर बन जाता है। इसीलिए इसके लिए लोग जिम भी जाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह शाम टहलते भी हैं कि फैट का जमाव ना हो पाए। तो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे फैट बहुत जल्दी जमता है और क्या होता है बीमारियां आपकी डायबिटीज हो जाती हैं, और ये क्या कहते हैं आपकी सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ये सारी बीमारियां इसमें आ जाती हैं। उसके बाद में क्या है कि इसकी इसमें जो है अगर बोला जाए कि प्रोटीन आपका ये जो भी वसा है क्या ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि सोर्सेस इसके कौन कौन से हो जाएंगे, दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली। ये तो पता ही है कहाँ कहाँ से मिल रहा है, मांस, मछली, इससे ज्यादा चीजें वसा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन भी मिलता है, दूध हो गया आपका, घी हो गया, घी में सबसे ज्यादा वसा की प्राप्ति होती है कहते हैं। उसके बाद में क्या है कि मूंगफली का तेल हो गया, ये भी किसी प्रकार का तेल हो जाए वहां से जो है वसा की प्राप्ति हो रही है। इतनी बात बता रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे। फिर आप आते हैं कि इसकी अधिकता है कमी से क्या होता है। तो सीधी सी बात यही है कि कमी से क्या होगा कि त्वचा का रूखापन हो जाएगा। अगर इसकी कमी हुई तो त्वचा कैसी हो जाएगी, कमी से क्या होगा त्वचा हमारी कैसी हो जाएगी, रूखी रूखी हो जाएगी। और यही चीज अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, रक्तचाप वगैरह बढ़ जाएगा और सांस संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात यही है कि इसमें जो है ज्यादा मोटा व्यक्ति देखिए दौड़ नहीं पाता, न ज्यादा तेज चल पाता है, बल्कि हम ही नहीं चल पाते हैं ना, वसा हो गए। चलिए अब पढ़ते प्रोटीन। आइए प्रोटीन की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोटीन का वर्ग क्या है, ये क्या करता है, सबसे पहले इसका कार्य क्या है कि ये एंटीबॉडीज का कार्य करता है कि जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है, मांसपेशियों की हो गई, मसल्स की हो गई, छोटी छोटी चीज उसकी हो गई, सेल्स की हो गई, तो उसकी क्या है कि टूट फूट की मरम्मत कौन करेगा, प्रोटीन। तो ये इसका ही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि प्रोटीन का क्या है कि एंटीबॉडीज का वर्क करता है। और दूसरी बात ये क्या है कि कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो ये 20 अमीनो अम्लों के यौगिक से बना है। ये 20 अमीनो अम्लों के यौगिक से मिलकर के बना है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि उनसे मिलकर के बना है, तो आपका ये आ जाता है पदार्थ, किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो इसमें क्या आ जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी।
और उसके बाद में क्या चीजें हैं कि इसमें क्या है कि इसकी कमी से क्या होता है कि बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वासिओरकर नामक रोग है जो कि बच्चों में क्या होता है, हो जाता है। और इसका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये बताइए क्वासिओरकर रोग जो है किसकी किस में होता है और किसकी कमी से होता है, तो ये बच्चों में होता है। और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और ये क्या है कि इसमें जैसे मैंने बता दिया है पहले भी कि ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जो भी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यानी कि शरीर में जो भी चीजें होती, कमियां आती हैं, कोई भी विकार उत्पन्न होता है, उससे लड़ने की क्षमता किसमें होती है, क्या कौन सा कार्य करता है, प्रोटीन करता है। तो ये जितने पॉइंट्स बता रहे हैं ये सारे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है कि क्वासिओरकर नामक रोग जो है किसकी कमी से हो रहा है, तो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। और कितने अमीनो अम्लों के यौगिक से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो 20 अमीनो अम्लों के यौगिक से प्रोटीन का निर्माण होता है। और किन किन यौगिकों से मिलकर बना है, तो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन प्राप्त करने का सोर्सेज क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके सोर्स पूछेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है कि दालें हैं आपकी, और सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त होता है, सोयाबीन में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें मिलता है प्रोटीन, तो सोयाबीन में मिलता है, सबसे अधिक मिलता है। उसके अतिरिक्त बाकी आपकी दालें हो गई और दालें हो गई आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि मांस हो जाएगा, मछली हो जाएंगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। पनीर हो गया, इसलिए कहते हैं कि जो लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते, तो अधिक से अधिक जो है पनीर का सेवन करें। तो प्रोटीन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस हो आपके आएंगे, या इसके अलावा जो भी होगा तो हम बता देंगे। इसके बाद में जल की बात की जाए तो जल की भी मात्रा, हमारा जल क्या है कि हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्या है कि 70% जल तो होना ही होना चाहिए हमारे शरीर में। और क्या है कि इसकी बात करते हैं जल की अगर, तो इससे क्या है कि ये कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये क्या कहते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर में जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो जल के ही माध्यम से होती हैं। अभी देखिए गर्मी जैसे चल रही है तो क्या होता है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग जो है जल से ही बना हुआ है, जल ही रहता है। और अगर जल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि हमारी जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें अवरोध उत्पन्न होगा और तमाम बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए क्या देखिए, आपको अगर त्वचा को, स्किन को ग्लो भी चाहिए तो क्या करते हैं कि अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए। और क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति में अगर देखा जाए, स्वस्थ व्यक्ति की जल कितना होना चाहिए दिन भर में, तो 4 से 5 लीटर जो है जल का सेवन करना चाहिए इसको, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है। तो 4 से 5 लीटर जल जो है इसका सेवन अति अत्यंत आवश्यक है। और जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि गर्मियों में, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में क्या होता है कि जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जल की कमी से जो है, जो भी शरीर में जल की कमी से क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो जल क्या है कि जल की भी इम्पोर्टेंस जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमने पहले क्या किया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, और आपका जल हो गया है, खनिज लवण पढ़ लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज लवण आपका कार्बनिक पोषक तत्व आ जाता है। ये सारे क्या चल रहे थे, कार्बनिक पोषक तत्व चल रहे थे। तो इसमें जो है विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन क्या है, जैसे पौष्टिक तत्वों की बात की गई थी, तो पौष्टिक तत्व भी 2 प्रकार के थे, कार्बनिक पौष्टिक तत्व और अकार्बनिक पौष्टिक तत्व। तो खनिज लवण किसमें आ जाएंगे, कार्बनिक अकार्बनिक में आ जाएंगे। तो विटामिन जो है, विटामिन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो विटामिन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। विटामिन को भी जो है कि ये क्या करते हैं, विटामिन का वर्क इस तरीके से तो नहीं होता है कि कोई शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं या फिर मरम्मत कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शरीर के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी कमियां होती है, मान लीजिए प्रोटीन से प्राप्त नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें क्या है, वृद्धि और विकास के लिए क्या है कि विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। उनकी जो शक्तियां होती हैं उनको बढ़ाने में भी इसकी बहुत रोल होता है। तो विटामिन की बात की जाए तो विटामिन भी आपके कितने हो गए, टोटली अगर पूछा जाए तो आपके जो है 6 के आसपास आ जाते हैं। और इनका अगर विभाजन किया जाए विटामिन का, तो 2 पार्ट्स में विटामिन को बांटा गया है। कौन कौन से आपके आ जाएंगे, आपका एक आ जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका आ जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन।
वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपका अगर देखा जाए कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील की बात की जाए, तो जल में घुलनशील की अगर बात की जाती है विटामिन की, तो आपका कौन कौन सा आ जाता है, बी और सी आता है, केवल बी और सी, जो क्या है कि जल में पूरी तरह से घुल जाता है। और वसा में घुलनशील की बात अगर की जाती है तो ए बी क्या कहते हैं, ए डी ई आ जाता है। वसा में बात आती है तो ए बी ई और के आ गया, ये सब किसमें हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। 6 हो गए आपके टोटल। अब क्या करते हैं कि इनका नाम देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं और फिर यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं इनका रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, और क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम इनका और दूसरा बात कमी से, इनकी कमी से क्या होता है, कमी से जो रोग हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने बता दिया कि वसा में घुलनशील विटामिन और आपका जल में घुलनशील विटामिन। तो अब पढ़ते हैं कि इनकी कमी से क्या क्या चीजें होती हैं। तो विटामिन ए का अगर पढ़ेंगे रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है और इसकी कमी से क्या चीजें हो रही हैं, आपकी रतौंधी नामक रोग हो रहा है, जो कि आंखों में होता है, रात में नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। उसके बाद में विटामिन बी का, इन सबके नाम बहुत कायदे से पढ़ते हुए चलेंगे। क्या नाम है रासायनिक, थायमीन है, क्या कमी हो रही है, बेरी रोग हो रहा है। और क्या है, विटामिन बी2 का है, तो इसका भी क्या चीजें आ रही है कि रेबोफ्लेविन वाला, तो क्या है, शारीरिक भार में कमी आ रही है, होठ त्वचा जो भी है रूखे हो रहे हैं और आपकी जो भी स्किन जो त्वचा है वो कैसी हो रही है, सूखी सी हो रही है या फिर फट सी रही है, रूखी हो रही है। उसके बाद में आपका आता है विटामिन 6 यानी कि पायरोडॉक्टिन है, तो इसमें क्या चीज आ रही है, रुकावट, किस चीज की रुकावट आ रही है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ रही है। जो भी आपका शारीरिक वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि रुकावट आ रही है, किसमें, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ रही है। तो उसके बाद में आपका B12 की बात करें तो कोबालमाइन है, इसमें क्या हो रहा है, एनीमिया नामक रोग हो रहा है और स्नायविक दोष हो रहा है। उसके बाद में क्या आता है, विटामिन सी, स्कॉर्बिक है इसका नाम, और इससे क्या हो रहा है कि स्कर्वी रोग हो रहा है। अभी इससे क्या है कि कहाँ से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है, किस प्रकार का आहार ले तो इसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है, वो भी बताया जाएगा। उसके बाद का आपका आता है विटामिन डी की बात करें तो कैल्सिफेरॉल है, कौन सा रोग हो रहा है, रिकेट्स हो रहा है, सूखा रोग हो रहा है, किस प्रकार से होता है रोग, इसके बारे में अभी जब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे रोग जो है बहुत डिटेल में आ जाएंगे दूसरे चैप्टर में, कि जब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन सी जो है कैसे से हटा जा सकता है या फिर कैसे से छुटकारा पा जा सकता है, इन सारे रोगों को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए इस चैप्टर में आहार और पौष्टिकता में कि इसमें कौन सा विटामिन है, उसका रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो रहा है। फिर विटामिन ई की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल है, जिससे क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, प्रजनन शक्ति यहाँ पे क्षीण हो जाती है। फिर आपकी आती विटामिन के आता है, तो इसकी कमी से क्या हो रहा है कि रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाता है। जब भी चोट लगती है तो उसका क्या होता है कि रक्त का थक्का जमना कम पड़ जाता है, यानी कि जो है वहां पे जो एक चाल बनता है वो नहीं हो पाता है। देखिए डायबिटीज के रोगियों को इस चीजें नहीं हो पाती हैं। तो अब ये चीजें क्या है कि कार्बनिक जो भी पदार्थ है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अकार्बनिक पदार्थ के बारे में आते हैं तो क्या क्या चीज आ जाएगी, आपकी खनिज लवण आ जाएगी, तो उसके बारे में देखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, खनिज लवण की बात करें तो इसमें क्या आता है, खनिज लवण आता है। कितनी चीजें आती है, कौन कौन से खनिज लवण आता है, कोई कैल्शियम हो जाएगा, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा भी कई चीजें हैं। तो जिनसे कुछ ज्यादा आता है वो हम बताते हैं। कैल्शियम क्या है, किसकी कमी से क्या होता है, दांतों में और ये हड्डियों के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें जो है कमी आने लगती है, मजबूती नहीं आ पाती है हड्डियों में और बहुत जल्दी टूट जाती है। फिर थोड़ा सा गिरने पर दांत भी टूटने लगते हैं और थोड़ा सा चोट लगने पर क्या होता है कि हमारी हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाता है।
उसी तरीके से क्या क्या फास्फोरस का भी सेम ये काम है, ये भी क्या करता है, हड्डियों दांतों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके लिए क्या है कि इसका सेवन करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, कैल्शियम क्या करती है कि इसके क्या है कि ये रक्त जमने तथा हृदय की धड़कन को भी सुचारू रूप से चलाता है। कैल्शियम का एक ये भी चीज है कि ये क्या है, दांतों के साथ साथ में, दांतों और हड्डियों के साथ साथ में क्या करता है कि यह जो है रक्त की हृदय की जो भी रक्त की वो होती है धारा को भी सुचारू रूप से चलाता है रक्त की। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा कैल्शियम आपका, इसके सोर्सेज की बात की जाए तो कैल्शियम क्या है कि दूध से बनी वस्तुएं, हरी पत्तीदार सब्जी, मांस, मछली, चावल को छोड़कर अन्य अनाजों में भी चीजें क्या है, इनकी जो है कैल्शियम की उपस्थिति होती है। सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, आपका दूध से प्राप्त होता है। और उसके बाद में फास्फोरस भी हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों दांतों का निर्माण करता है। और क्या होता है कि जो भी हड्डियों दांतों का निर्माण, सेम ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, किसके साथ मिलकर कर रहा है, कैल्शियम के साथ मिलकर कर रहा है। और जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे टूट फूट हो जाती है, छोटी मोटी टूट फूट हुई, तो उसमें क्या करता है, मरम्मत का भी कार्य कौन कर रहा है आपका, ये फास्फोरस कार्य करता है। तो उसके बाद में क्या है कि इसकी प्राप्ति के सोर्सेज अगर पता करें, ये भी कहाँ से मिल रहा है, तो सेम चीजें यहीं से आ जाएगी कि दूध, पनीर, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होंगी वहां से भी क्या हो, घी वगैरह हो गया, ये सब चीजें क्या होंगी कि हड्डियों की मजबूती में जो है अत्यंत आवश्यक होता है। लोहा की बात करें तो लोहा क्या है, लोहा और आयोडीन, इन दोनों की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है, एक महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी चीज कौन, किस प्रकार की महिलाएं, जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती है, उसके लिए लोहा और आयोडीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। और लोहे की कमी से देखा जाए कौन सा रोग होता है, तो लोहा जो है उसकी कमी से आपका जो है हीमोग्लोबिन जो भी होता है वो कम हो जाता है, या फिर उससे क्या होता है कि विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता की उपस्थिति हो जाती है। एनीमिया नामक रोग किससे हो रहा है, लोहे की कमी से होता है। और यह बालकों, महिलाओं में, जो भी मैंने बोला कि विशेषकर किसके, गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये क्या करता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, लोहा जो भी है, ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। रक्त में क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर आयोडीन क्या है, आयोडीन की भी नमक की जो भी होता है कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका, घेंघा रोग हो जाता है। इसका क्या है, सेवन करने के लिए क्या हरी पत्तीदार सब्जियां हो जाती हैं। और आयोडीन नामक नमक की भी जो आपका देखिए ऐड वगैरह भी आता है कि आयोडीन युक्त ही नमक का उपयोग करें। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि आपका मछली हो जाएगा, मछली वगैरह से जो है आयोडीन सबसे ज्यादा प्राप्ति की जाती है। और आपका जो नमक हो गया तो अलग हो गया। उसके बाद में आप आइए सोडियम, क्या क्या करता है, रक्त के दाब को नियंत्रित करने और जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त के दाब को ये सोडियम क्या करता है, रक्त के दाब को जो है, रक्त के दाब को बनाए रखने में, संतुलित करने में जो है सहायता करता है। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आपका, ये भी आपको कहाँ से, लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध, इन सब सारी चीजों से मिलता है। अब आइए पोटेशियम पे। पोटेशियम क्या करता है, नाड़ी संस्थान के कार्यों और हृदय की धड़कन को संचालित करता है। देखिए इनका कार्य कितना इंपॉर्टेंट है कि ये नाड़ी संस्थान जो भी होता है, नाड़ी संस्थान हो गया, और आपका हृदय संबंधी कार्य जो भी होता है, इन सारे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में क्या करता है, मदद करता है। और अगर इसी चीज की कमी हो जाएगी तो इसी से संबंधित और जो है रोग हो जाते हैं। और कहाँ से मिलता है, मांस, मछली, अनाज से इसकी प्राप्ति होती है। मांस हो गया, आपका मछली हो गया, और ये सारी चीजें आ जाएगी। तो हमने देख लिया कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से आ गए, आपके प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, विटामिन हो गया, और आपके ये सारी चीजें आ गई। अकार्बनिक में खनिज लवण आ गए, जिसमें क्या आ गया, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, और आपका क्या चीजें हैं, जल्द से कैल्शियम, फास्फोरस, ये हो गया। और जल आपका अलग से है, जो कि हमने इसके बीच में बता दिया है, तो उसमें नहीं आता है कार्बनिक पे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जितने पॉइंट्स हमने बता दिए हैं, जितनी इसकी विशेषताएं और भी चीजें बताई हैं, सारी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम को लेकर के इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद में इसका जो इसी चैप्टर में जो आगे का प्रोसेस है वो हम कल कंप्लीट करते हैं। आज के इतने काफी।